नमस्कार दोस्तों, आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग रीट का जो नेक्स्ट सेगमेंट है आपका, जिसके अंदर हम फिफ्थ टेस्ट पेपर जो आपका 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तैयार किया गया है उसके सॉल्यूशन और जो आंसर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है, रेटिना पर जो आपका इमेज बनता है, तो रेटिना पर जो इमेज बनता है तो ये उल्टा होता है और वस्तु से काफ़ी छोटा होता है। उल्टा वस्तु से छोटा होता है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके ऑप्शंस हैं, वस्तु के बराबर उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है सीधा होता है, वस्तु से छोटा उल्टा होता है, वस्तु के बराबर और सीधा। तो सही जवाब होएगा वस्तु से छोटा बनेगा एक तो, और उल्टा बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। आफ्टर देन देखिएगा, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब कितने कोण से घूम जाएगा या परावर्तित किरण का कोण कितना हो जाएगा। तो प्लीज देखिएगा, अगर आपने आपतित किरण को नियत रखते हुए, ये सपोज कीजिए आपका प्लेन मिरर है और आपने इसमें क्या किया गया कि आपतित किरण को नियत रखते हुए, ये इंसिडेंट रे जो है इसको नियत रखते हुए आपने थीटा एंगल से अगर इसको घुमा दिया तो थीटा से तो ये, और जो परावर्तित किरण होगी थीटा से ही वो, तो टोटल जो वेरिएशन आ जाएगा इसके अंदर ये आएगा दोस्तों 2 थीटा का। तो कितने से विचलित हो जाएगा? 2 थीटा एंगल से विचलित हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम खोज की कि एक गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है? तो सबसे पहले बताया इसके बारे में माइकल फेराडे ने। और माइकल फेराडे ने क्या बताया? माइकल फेराडे ने सिद्धांत दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और माइकल फेराडे ने क्या बताया कि अगर आप फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसका उपयोग या जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ध्यान देवें, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। इसके लिए देखिए उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया समझाने के लिए। चीजें देखिएगा, उन्होंने क्या किया, ये कोई कुंडली ली और इस कुंडली से उन्होंने गैल्वेनोमीटर धारामापी को जोड़ दिया और वो एक चुंबक जो है, छड़ चुंबक को इसके नजदीक लेकर आए। जब वो छड़ चुंबक को नजदीक लेके आए तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या जो है वो बढ़ने लगी। इसका मतलब फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। अब चाहे पास लेके आओ चाहे दूर लेके जाओ तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसके कारण जो करंट है उसके कारण गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है। तो सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है, ये सिद्धांत दिया माइकल फेराडे ने। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायप्टर है तो इसके फोकस की दूरी आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए, आप जानते हैं कि प्लस पावर है, दैट मीन्स ये लेंस होगा आपका उत्तल लेंस। ये तो पहली बात क्लियर हो चुकी है मुझे। दूसरा, आपसे इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो लेंस पावर और इसकी फोकल लेंथ के अंदर जो संबंध है, लेंस शक्ति और फोकस दूरी में जो संबंध होता है, ये होता है 1/f। बट ये वैल्यू आती है दोस्तों मीटर में। अगर यही आपको सेंटीमीटर में बतानी हो तो P = 100/f सेंटीमीटर। अब देखिए आपको यहाँ क्या बोला जा रहा है, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। फोकस दूरी पूछ रहा है और पावर दे दिया आपको +2 डायप्टर, तो f इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू ध्यान से देखिएगा वापस, f फोकस दूरी जो होगी वो 100/p हो जाएगा आपके पास। अब देखो आपको यहाँ पर पावर कितना दे रखा है इसका 2, तो 100/2 तो कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। और ये जो 50 सेंटीमीटर है उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं इसलिए प्लस का होगा, तो +50 सेंटीमीटर फॉर +2 डायप्टर। तो आंसर नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो देखिए प्रेशर कुकर में क्या होता है, जैसे ही आप प्रेशर कुकर में देखो ढक्कन बंद रहेगा तो जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर के कारण जो है उसका तापक्रम अधिक दाब जो है, प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो यह क्या होगा,
कम तापक्रम पर ही उबलने लगता है। तो सही जवाब हो जाएगा खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। बिल्कुल यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये चलिए बढ़ते हैं अब इसके बाद अगले प्रॉब्लम पे। नीले थोथे का रासायनिक सूत्र है, तो देखें नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल जिसे कहा जाता है, और इस ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों CuSO4.5H2O। इसका उपयोग आप जो है ये रोगाणुनाशक के रूप में भी करते हैं, शाही उद्योग में भी करते हैं, रंगाई छपाई में भी करते हैं। और इसी नीला थोथा का एक और विशेष नाम याद रखेंगे आप लोग, इसका विशेष नाम है एक तूतिया। तो देखें, तो ध्यान रखें नीला थोथा हो जाएगा CuSO4.5H2O। चलिए बढ़ते हैं अब अगली प्रॉब्लम पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है। तो देखें इनमें से कौन अधिक ताप पर क्रिया नहीं करती, तो इसका पता चलेगा आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसे हम लोग कह देते हैं सक्रियता श्रेणी। अब देखिएगा सक्रियता श्रेणी में क्या किया गया है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। तो देखें सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा, एक सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूं मैं, इस ट्रिक से आप सभी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर याद रख सकते हैं। ट्रिक याद करेंगे दोस्तों, सक्रियता श्रेणी जो है इसकी ट्रिक याद ऐसे रखें, ली के बाप से, देखें ध्यान से, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी। ध्यान देवें, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी। मंजन करो फिर सीडी को नीचे सरकाओ। एंड नेक्स्ट, प्रभा ही कुटेगी आज होगी पिटाई औ आई। ये मैं आपको बता दूं सीटेट वगैरह हर साल का फिक्स क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से, ध्यान रखें। ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मंजन करो फिर सीडी को नीचे सरकाओ, प्रभा ही कुटेगी आज होगी पिटाई औ आई। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, स्ट्रोंशियम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, एचजी, ओरम, सोना। तो ये चीजें हैं। अब यहां पर देखें आप, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है आपकी लिथियम, सबसे हल्की धातु भी लिथियम है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम ये भी अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं दोनों। जैसे सोडियम के बारे में तो आपने सुना भी होता है कि जल के संपर्क में जल के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, अतः इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। ये सोडियम के बारे में बात है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु है लिथियम। अब देखो आपको यहां पर क्या कह रहा है, कौन ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है, मतलब क्रिया कौन नहीं करेगा, जो कम क्रियाशील होगा। कम क्रियाशील में जैसे ये आपका यहां पर Au सोना है, सिल्वर है, ओरम है, ये प्लेटिनम है आपका, ये मरकरी है आपका, Ag सिल्वर है आपका, Cu कॉपर है आपका, हाइड्रोजन है, फिर लेड है। तो देखिएगा इन नीचे वालों में से जो ऑप्शन में मिले, क्या सोना है, क्या कहीं ऑप्शन में नहीं है, क्या प्लेटिनम है, बिल्कुल नहीं है कहीं पर भी, मरकरी ये भी नहीं है ऑप्शन में, लेकिन सिल्वर देखिएगा, सिल्वर यहां आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अच्छा सिल्वर नहीं होता ऑप्शन में तो आंसर क्या टिक कर देते, कॉपर। तो इस बेसिस पे अगर क्रिया नहीं करे तब तो नीचे वाला इनमें से आप टिक करेंगे, और अगर ऐसे पूछ ले कौन सबसे जल्दी क्रिया करेगा तो ऊपर वाली जो ये सीरीज है आपको मैंने बताई है इसमें से आप टिक कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत मात्रा, तो देखिएगा बात करें सबसे पहले जर्मन सिल्वर, तो देखिए जर्मन सिल्वर जो है ये मिश्र धातु होती है कॉपर, जिंक और निकिल की। ध्यान देवें, कॉपर, जिंक प्लस निकिल। याद कैसे करेंगे, देखो कॉपर जिंक तो याद रह ही जाएगा, लास्ट में निकिल कैसे याद करें, तो देखो जर्मनी, और जर्मनी के लास्ट में आ रहा है बच्चों नी, तो यहां ध्यान रखेंगे नी। तो देखो
यहां पर मैं जर्मन सिल्वर के बारे में बात करूं तो जर्मन सिल्वर में कॉपर है, जिंक है, निकिल है, लेकिन कहीं पर भी सिल्वर नहीं दिख रहा है मुझे। तो बताइए सिल्वर की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी? 0%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। जंग लगने पर लोहे का भार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि अब तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर भी कई बार बच्चा इसका जवाब देने में गलती करता है। देखिए, लोहे पर जंग लगने के दौरान आपसे भार पूछ रहा है कि बढ़ता है घटता है, तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो है वो क्या सोचता है कि साहब जंग लग रहा है लोहे पर, इसका मतलब जंग लग रहा है, इसका मतलब वो नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है इसका मतलब उसका भार कम होगा। तो बच्चा क्या टिक कर देता है? घटता है। नहीं दोस्तों, ध्यान रखें, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। कैसे? देखिए, ये आपका लोहा जो है ये अकेला है अभी, ठीक है। जब जंग लगेगा तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ये बना लेगा Fe2O3 जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, रस्टिंग ऑन आयरन कहते हैं। ये आपका जंग है। देखो अभी लोहा यहां पर दोस्तों अकेला है। देखिए यहां देखें, लोहा अभी अकेला है, लेकिन यहां पर लोहे के साथ कुछ और जो तत्व हैं, जो यौगिक हैं, वो जुड़ चुके, तत्व जुड़ के यौगिक बना चुके हैं। तो इस दौरान देखिए यहां से इधर जब हम जा रहे हैं तो इसके दौरान भार जो है वो बढ़ता है। तो ध्यान रखें, लोहे पर जंग लगने के दौरान भार बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लाल मिर्च तीखी होती है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें कैप्सेसिन होता है। तो लाल मिर्च किसके कारण तीखी होगी दोस्तों? कैप्सेसिन के कारण तीखी होगी। चलिए और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिए, श्वसन क्रिया की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना श्वसन के दौरान हम लोग नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं उतना ही नाइट्रोजन वापस छोड़ दिया जाता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें प्लीज। डोली किससे संबंधित है? तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब जीन अभियांत्रिकी आप पढ़ते हैं तो जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत आप लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्लोनिंग, जिसमें क्या होता है कि एक मात्र कोशिका से उसी के समान गुणों वाली पुत्र कोशिका जो है वो प्राप्त की जा सकती है। तो क्लोनिंग तकनीक का जो सबसे सफल उदाहरण माना गया है यह है आपका डोली भेड़। और इस डोली भेड़ को जो विकसित किया ये डॉक्टर इयान विल्मोट व उसके सहयोगियों ने रोजालिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉटलैंड में, रोजालिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉटलैंड, यहां पर जो है ये डोली भेड़ का डॉक्टर इयान विल्मोट और उसके सहयोगियों ने जो है वो निर्माण किया। और ये केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक द्वारा विकसित की गई थी। डोली भेड़ जो है इसका जो मृत्यु हुआ वो 14 फरवरी 2003 को फेफड़ों के संक्रमण के कारण इसकी मृत्यु हुई। और डेट एग्जैक्टली कर लीजिएगा आप लोग, 1995 या 97 ऐसे, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है भी, आप देख लीजिएगा इसको, डोली भेड़ कब उत्पन्न हुई थी। और इसकी मृत्यु हुई 14 फरवरी 2003 को। ये मृत्यु हुई फेफड़ों के संक्रमण के कारण, फेफड़ों के संक्रमण के कारण। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो सीधी सी बात है, डोली भेड़ किससे संबंधित है भाई? क्लोनिंग से भी संबंधित है और ये तो भेड़ से भी संबंधित है। इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा 1 व 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक व्यक्ति अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पा रहा है तो मस्तिष्क के किस भाग के क्षतिग्रस्त होने से ऐसा हुआ है? तो देखिएगा, मस्तिष्क की जो आप संरचना पढ़ते हैं तो इसके अंदर पार्ट्स हैं, आपका अग्र मस्तिष्क है, फिर मध्य मस्तिष्क है और फिर आपका पश्चिम मस्तिष्क। फिर आगे आप पढ़ेंगे कि अग्र मस्तिष्क जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क और दूसरा हो जाएगा आपका इसी के अंदर एक तो हो गया प्रमस्तिष्क और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। डाइनसिफ्लोन पार्ट जो है थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। इसके बाद मध्य मस्तिष्क है आपका, और पश्चिम मस्तिष्क में आपके जो पार्ट्स हैं एक तो है अनुमस्तिष्क, एक हो जाएगा आपका पॉन्स वेरिलाई और एक हो जाएगा आपका मेडुला ओब्लागेटा। मेडुला ओब्लागेटा
ये मेडुला ऑब्लिगेटा जो भाग है ये तो अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वमन वगैरह। और यहाँ पर ये जो अनुमस्तिष्क वाला भाग है आपका सेरिबलम पार्ट जो है, ये आपका पेशियों की गति पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, पेशियों की गति पर नियंत्रण रखता है, इसका मतलब आपके शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगर किसी व्यक्ति ने शराब वगैरह का सेवन कर लिया है तो आप देखते हैं अक्सर उसके पैर लड़खड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कौन सा भाग निष्क्रिय हो गया है? अनुमस्तिष्क, सेरिबलम पार्ट जो है ये निष्क्रिय हो गया है। तो आपके ऑप्शन देख लीजिएगा अब यहाँ पर, एक व्यक्ति अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पा रहा है, संतुलन नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब उसका अनुमस्तिष्क भाग जो है ये निष्क्रिय हो चुका है, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस कराने पर प्राप्त लक्षण प्रारूप, तो देखिए मैं आपको सीधा बता ही दे रहा हूं, क्रॉस करने नहीं बैठेंगे, सीधा बता दूं। मेंडल ने जब, ये तो द्विसंकर की पूछ रहा है, जब मेंडल ने एकल संकर संकरण प्रयोग की, अपने एकल संकर संकरण प्रयोग आपने पढ़ा है कि मटर के पादप पाइसम सेटाइवम पर किए। ठीक है, और इसके लिए उत्तर, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति है उसके लिए उत्तरदायी कारण को उन्होंने कारक कहा था, अपने प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम दिया। लेकिन ये सारी चीजें थी, तो इस एकल संकर संकरण में उसे जो अनुपात प्राप्त हुआ, एक तो उसे प्राप्त हुआ लक्षण प्रारूप और एक हुआ प्यारे बच्चों जीन प्रारूप, जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप और एक है आपका फिनोटाइप। तो इसे एकल संकर संकरण में जो अनुपात प्राप्त हुआ, ये तो प्राप्त हुआ 3:1, 3 तो लंबे पादप और 1 बोना पादप। इसी तरह से जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ इसे 1:2:1। ये तो है एकल संकर संकरण प्रयोगों की। लेकिन बात करें यहीं पर हम लोग द्विसंकर संकरण प्रयोगों के बारे में, तो देखिएगा इन द्विसंकर संकरण प्रयोगों में उसे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात क्या प्राप्त हुए। तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपातों को ध्यान दीजिएगा। यहां पर लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ द्विसंकर संकरण प्रयोगों में 9:3:3:1 और जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ इसे 1:2:2:4:1:2:1:1 ध्यान रखें, 1:2:2:4:1:2:1:1 अब याद नहीं रहे तो ऐसे याद कर लेना यार, ये तो 93:31, मेरा मोबाइल नंबर याद कर लो ऐसे, 93:31। फिर इसको याद करना 12:24:12:12:1, कैसे 12:24:12:12:1, ऐसे 1:2:2:4:1:1:2:1:1 ऐसे करोगे तो कंफ्यूज रहोगे। याद क्या करो, 12:24:12:12:1 और 93:31, 93:31, 12:24:12:12:1, इस तरह से कोई भी जैसे हम लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं उस तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, लक्षण प्रारूप अनुपात, और लक्षण प्रारूप अनुपात हो जाएगा आपका 9:3:3:1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। और अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा जरा, ये विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, और इस विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करें तो प्लीज देखिएगा इधर जरा ध्यान से कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर देखें, आपको एक तरफ तो दे रखा है विटामिन का रासायनिक नाम और एक तरफ पूछ रहा है आपसे इसके कमी से होने वाले रोग। एक तरफ तो रासायनिक नाम दे रखे हैं विटामिन के और एक तरफ